हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 11th लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बेटा जी हमारा टॉपिक होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हिंदी में बात करते हैं आयनन विभव। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव। ठीक है बेटा। तो द टॉपिक ऑफ टुडेज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है बेटा? आयनन विभव। ये है हमारा टॉपिक आज का। आयनन विभव को बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है बेटा। आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि आयनन ऊर्जा। आयनन बेटा ऊर्जा, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी को और क्या भी बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं बेटा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, समझे बेटा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है बेटा। यानी कि आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, ठीक है बेटा। ये है तो आज का हमारा टॉपिक होगा बेटा आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव। इसका दूसरा नाम है, क्या कहते हैं इसे? आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि आयनन एंथैल्पी। तो आज का टॉपिक होगा हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है बेटा। तो हम एक नाम यूज कर लेते हैं, लेकिन आपको पता चल गया इसके 3 नाम है, ठीक है बेटा। तो हम जनरली एक नाम यूज करेंगे, आपको पता चल गया है, ठीक है बेटा। अब देखना बेटा ये है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता एक्चुअली क्या है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है बेटा। तो देखो, सबसे पहले बेटा आज आपको हम ये बता देते हैं। आज आपका चैप्टर ये सेकंड स्टार्ट हो गया है। चैप्टर सेकंड, ठीक है बेटा। यूनिट फर्स्ट स्टार्ट की थी हमने पेपर फर्स्ट में, तो उसमें 2 चैप्टर थे। एक था एटॉमिक स्ट्रक्चर और सेकंड वन था क्या? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया और इसका पहला टॉपिक हमने आज स्टार्ट किया है। नाम क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव, ठीक है बेटा। चैप्टर सेकंड यूनिट फर्स्ट का, ठीक है, समझ गए। अब डिस्कस करते हैं हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो बेटा आज हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल इस तरह से डिस्कस करेंगे कि आपको एग्जाम में, ठीक है, चाहे वो कंपटीशन का हो चाहे अपना बीएससी का हो, ठीक है, कहीं भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से पढ़ने की, ठीक है बेटा। तो मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। अब देखो बेटा, क्वेश्चन अराइजेस फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या बनता है सबसे पहला क्वेश्चन? व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल? आयनन विभव क्या है? तो देखो बेटा, पहले हम समझाते हैं। ये न्यूक्लियस है बेटा। ये क्या है? न्यूक्लियस, एटम का। अब हम सभी सेल नहीं दिखाएंगे, ये केवल एक आउटर मोस्ट सेल दिखा देंगे, ठीक है बेटा। आउटर मोस्ट सेल यानी कि बैलेंस सेल दिखाएंगे। ये बैलेंस सेल हमने बना दी। इस बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये है न्यूक्लियस बेटा और ये है इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल वाला। चूंकि आप जानते हैं न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। मतलब पॉजिटिव चार्ज बेटा इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को खींचेगा, अपनी ओर को खींचेगा मतलब इन दोनों के बीच कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यहां पे इन दोनों के बीच कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, आकर्षण बल होगा। तो देखो आकर्षण बल, ये आकर्षण बल क्या होता है? F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये होता है, ठीक है बेटा। ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच।
हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये फॉर्मूले से आया था, ठीक है, कि इन दोनों के बीच ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है बेटा। अब बेटा आप सोचिए, ये इलेक्ट्रॉन मैं रिमूव करना चाहता हूं, रिलीज करना चाहता हूं, तो क्या करूंगा मैं? ये आउटर मोस्ट सेल या बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस से क्या है, अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा हुआ है, उसे मैं निकालना चाहता हूं, रिमूव करना चाहता हूं, तो क्या करना पड़ेगा मुझे बेटा? तो मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा बेटा? मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी बेटा। तो यहां मैंने कुछ एनर्जी, यहां मैंने एनर्जी दी, ठीक है, एनर्जी, कुछ एनर्जी दी, मान लिया, हर केस में अलग अलग होगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। अब रिमूव होके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बेटा? तो रिमूव होके बेटा ये एटम से बाहर, एटम से बाहर जाएगा। एटम से बाहर का जितना भी एरिया होगा उसे हम इन्फिनिटी कह सकते हैं, अनंत, क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है, एटम बहुत छोटा होता है, उससे बाहर जाएगा, थोड़ी सी भी दूरी चल ली तो एटम के लिए तो वो बहुत दूरी हो गई, तो उसे इन्फिनिटी मान सकते हैं, अनंत मान सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये इन्फिनिटी में चला जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी में, ठीक है बेटा। तो ये जो एनर्जी है, जिस एनर्जी से हमने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, रिमूव किया है, निकाला है, रिलीज किया है, उस एनर्जी को कहते हैं हम उसकी, इस एटम की क्या, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है बेटा। आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहते हैं, समझे बेटा आप? तो समझे क्या? अब इसे हम परिभाषित कैसे करें बेटा? तो परिभाषित करेंगे, देखो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, डेफिनेशन देखते हैं बेटा। क्या देखा आपने? ये जो एटम है बेटा कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड होना चाहिए, मतलब सबसे अलग होना चाहिए, अकेला, आइसोलेटेड होना चाहिए, और गैसियस एटम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड और गैसियस। तो लिखेंगे, पहले हिंदी में लिख देते हैं, फिर अंग्रेजी में। किसी विलगित, बिल्कुल क्या कहते हैं? आइसोलेटेड। किसी विलगित गैसीय परमाणु की आउटर मोस्ट सेल या बैलेंस सेल यानी कि बाहरी कोष या संयोजी कोष से एक इलेक्ट्रॉन, कितना बेटा? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, रिलीज करने के लिए, निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट, आवश्यकता होती है, कोमा, उसे उस एटम की क्या कहेंगे? उस परमाणु की क्या कहेंगे? आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है बेटा। हो गया, ये डेफिनेशन देख लीजिए। किसी विलगित गैसीय परमाणु की बैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस एटम की आयनन ऊर्जा कहते हैं। हो गया बेटा, ये देख लिया आपने हिंदी में। अब बेटा इसे हम अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है बेटा। कुछ बच्चा अंग्रेजी में होंगे तो देखो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या? इट इज अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी, it is amount of required energy
इट इज अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिलीज, या रिमूव कर सकते हैं, टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द valence cell of an isolated gaseous atom। ठीक है बेटा, तो ये आइसोलेटेड क्यों आया और गैसियस, यानी कि विलगित शब्द प्रयोग क्यों किया है हमने, और गैसीय, ये दो शब्द, ये दो वर्ड हमने क्यों यूज किए इसकी डेफिनेशन में। तो बेटा सोचिए आप, आइसोलेटेड कहते हैं अलग, यानी कि जो केवल अकेला हो, ठीक है। अब अकेले की क्या जरूरत पड़ी, तो बेटा हर एक एटम अपनी आउटर मोस्ट सेल यानी कि बैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए अलग एनर्जी लेगा। क्या लेगा? अलग एनर्जी, क्योंकि एटम कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई बड़ा है, कोई, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है एटम से, इसलिए बेटा हम डेफिनेशन किसी एक एटम को अलग रखकर ही तो बना सकते हैं, विलगित करके आइसोलेटेड करके ही तो कर सकते हैं। अगर हम ऐसे डेफिनेशन बनाएंगे तो कोई एटम छोटा है, कोई एटम मोटा है, ठीक है, ठीक है बेटा। इसलिए हमने आइसोलेटेड कर लिया, इसे अलग कर लिया, ठीक है बेटा, विलगित एटम लिया है। अब बेटा सोचो गैसीय क्यों आया फिर, तो आइसोलेटेड एटम को कब कर सकते हैं, क्या सॉलिड फॉर्म में कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में आपको पता है बहुत पास होते हैं मॉलिक्यूल बहुत पास होते हैं, इसलिए वो सॉलिड होते हैं। तो सॉलिड स्टेट में नहीं ले सकते थे, गैसियस स्टेट में भी क्या होते हैं, पास होते हैं, सॉलिड की कंपेयर में कम, लेकिन उसमें भी पास होते हैं मॉलिक्यूल। लेकिन गैसियस स्टेट में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल बहुत दूर होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं, तो इसलिए अलग अलग होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, इसलिए गैसीय परमाणु लिया। कैसा लिया? गैसीय परमाणु, ठीक है बेटा। तो इसलिए डेफिनेशन है आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसलिए यूज हुआ ये, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए दोबारा, किसी विलगित परमाणु की बैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को हम कहते हैं उसका आयनन विभव, या आयनन ऊर्जा, या आयनन एंथैल्पी अंग्रेजी में। इट इज अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी। बेटा ये क्या है? अमाउंट है कौन सी एनर्जी की? रिक्वायर्ड। क्योंकि बेटा देखो हमने बताया आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आवश्यकता पड़ी, तो इट इज अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिलीज, मुक्त करने के लिए या रिमूव, हटाने के लिए, एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को, फ्रॉम द बैलेंस सेल से, किसकी? ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, किसी विलगित गैसीय परमाणु की बैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है बेटा। ये हो गया। अब बेटा क्वेश्चन ये आता है बेटा कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कंपैरिजन करते हैं, किस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और किसकी कम है, ठीक है बेटा। ये नोट कर लिया होगा, हम निकालते हैं। अब देखो हेडिंग डालो, हेडिंग डालते हैं बेटा। अब देखो बेटा हमने जान लिया आयन ऊर्जा क्या होती है, ठीक है बेटा। अब देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा हम बता दें आपको, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है उसे प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। कई मेथड है, उन मेथड्स की हेल्प से। तो बेटा कभी भी एग्जाम में यह नहीं आएगा कि बताइए हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, मतलब वैल्यू कभी नहीं आएगी, केवल कंपैरिजन आता है, तुलना। ये आएगा क्वेश्चन कि बताइए दो एटम है, इनमें कौन से एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, कौन से की कम है। तो हमें भी कंपैरिजन सीखना है, तो हेडिंग डालेंगे कंपैरिजन तुलना,
कंपैरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, कंपैरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है बेटा, कंपैरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एटम्स। ठीक है, विभिन्न विभिन्न परमाणुओं की आयोनाइजेशन एनर्जी में तुलना करना। ठीक है बेटा, ये आपकी हेडिंग हो गई। अब बेटा हमने आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन तो कर दी, लेकिन इसके लिए कोई इक्वेशन बनाई, तो इक्वेशन देखते हैं जरा। पहले इक्वेशन ये होगी, हमने कोई एटम लिया है आइसोलेटेड, तो मान लो ये एटम M है। ठीक है, ये कैसा है, आइसोलेटेड है, अलग रखा हुआ है सबसे, आइसोलेटेड है। और कैसे एटम है, गैसियस एटम है, गैसियस एटम है। तो हम क्या कर रहे हैं, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो निकाल रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड एनर्जी, हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, यानी कि आवश्यक ऊर्जा, हिंदी में आवश्यक ऊर्जा, ये दिया, आवश्यक ऊर्जा दी। तब क्या हुआ, जब इसे एनर्जी दी तो बेटा इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन निकाला है मतलब निगेटिव साइन, मतलब इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव वाली चीज इसने निकाली है, रिमूव करी है। तो बताओ जब निगेटिव वाली चीज रिमूव करी है तो इस पे वर्चस्व किसका हो जाएगा, पॉजिटिव वाली चीज का, इसलिए M पॉजिटिव हो गया। ये बता रहा है कि इसमें से कुछ गया, और क्या गया होगा, गया है निगेटिव वाला, इसलिए पॉजिटिव आ गया इस पे। ठीक है बेटा, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। अब इसमें पॉजिटिव दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे से एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने बेटा ये निकाल दिया। ठीक है बेटा, तो ये हो गई इक्वेशन आपकी। इस रिक्वायर्ड एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इस रिक्वायर्ड एनर्जी को IP आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या IE आयोनाइजेशन एनर्जी, या IP आयोनाइजेशन एंथैल्पी IE कहेंगे। ठीक है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये हो गया। ठीक है बेटा, ये रिक्वायर्ड एनर्जी। अब बेटा सवाल ये है, क्या किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन ही रिमूव कर सकते हैं, दूसरा नहीं? तो देखो बेटा, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है, उसके बाद हम ये चाहें कि एक इलेक्ट्रॉन इससे और रिलीज कराया जाए, एक इलेक्ट्रॉन और निकाला जाए, तो क्या करेंगे, M पॉजिटिव था, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब इसमें से पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब हम ये चाह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन और निकालें। तो बेटा कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, रिमूव करना चाहेगा, निकालना चाहेगा, नहीं चाहेगा, नहीं चाहेगा, लेकिन हम तो रिमूव करना चाहेंगे, रिलीज करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फिर रिक्वायर्ड एनर्जी दी, इसके लिए कुछ रिक्वायर्ड एनर्जी अलग होगी, रिक्वायर्ड एनर्जी। तब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, जब एक नेगेटिव चीज और रिमूव हुई तो पॉजिटिव चार्ज एक और बढ़ जाएगा, यानी कि M डबल पॉजिटिव आ गया। ठीक है बेटा, डबल पॉजिटिव आ गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है बेटा, अब इसे क्या कहेंगे, अब भी इस रिक्वायर्ड एनर्जी को क्या कहेंगे, आयनन विभव या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अभी भी इसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे, आयनन विभव। ठीक है, I से आयोनाइजेशन, P से पोटेंशियल, तो IP लिख दिया। ठीक है बेटा, तो इसे भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये भी। तो बेटा अंतर क्या हुआ, तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी उसे प्रथम आयनन विभव, इसे क्या कहेंगे, IP फर्स्ट, या हिंदी में प्रथम आयनन विभव। यहां पे दो इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसे क्या कहेंगे, IP सेकेंड, या द्वितीय आयनन विभव। ठीक है बेटा, आयनन विभव हो गया। अब देखते हैं बेटा, अब हम एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करना चाहें या रिलीज करना चाहें तो क्या होगा। तो बेटा अब इसने दो इलेक्ट्रॉन पहले ही रिलीज कर दिए, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज करना चाहेंगे, तो बताओ ऊर्जा ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी ऊर्जा की या कम की। तो बेटा जब हम आपको 2 बार धन दे चुके हैं तो तीसरी बार धन देंगे तो क्या करेंगे,
ज्यादा मिन्नतें करवाएंगे, ज्यादा खुशामद करवाएंगे, यानी कि ज्यादा ऊर्जा खाएंगे। कम ऊर्जा पे नहीं देंगे, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब अब हम ये एम ले लिया, ऊपर लिख देते हैं, सॉरी देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ये एम ले लिया जो कि 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही रिलीज कर चुका है। फिर हमने बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ी, तो यहाँ पे भी लिखा जाएगा रिक्वायर्ड एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी। तो इसने क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन और रिलीज कर दिया, तो इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन और रिलीज कर दिया। अब इस एनर्जी को क्या कहेंगे, आईपी थर्ड अर्थात तृतीय आयनन विभव, तृतीय आयनन या तृतीय आयनन ऊर्जा। ठीक है बेटा, हो गया, देख लीजिए, प्रथम आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव और तृतीय आयनन विभव। ठीक है बेटा, अब बेटा यदि हम चाहें कि ऐसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाएं, यानी कि n इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें, यानी कि m से हम कितने इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें, n, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो एक बात समझे हम बेटा, प्रथम आयनन विभव जो होगा वो द्वितीय से कम होगा और द्वितीय आयनन विभव तृतीय से कम होगा। अर्थात जो 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, यानी कि आईपी कम। दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी एटम से निकाला तो क्या हो गया, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, अर्थात आयनन विभव अधिक हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसी एटम से क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आयनन विभव और ज्यादा हो गया। अर्थात एक रिलेशन मिल गया हमें, क्या मिल गया बेटा, यानी कि आईपी फर्स्ट क्या होता है, कम होता है आईपी सेकंड से, और आईपी सेकंड कम किससे कम होगा, आईपी थर्ड से। और इसी तरह से एन इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो क्या हो जाएगा, आईपी एन, ठीक है, हो जाएगा इस तरह से। ये एक क्या मिल गया हमें, रिलेशन मिल गया। ठीक है बेटा, ये आईपी फर्स्ट कम, आईपी सेकंड उससे ज्यादा, आईपी थर्ड सबसे ज्यादा, यानी कि आईपी थर्ड सबसे अधिक होता है, तो उससे कम आईपी सेकंड, उससे कम आईपी थर्ड। ठीक है बेटा, सॉरी आईपी फर्स्ट, ये हो गया, ये रिलेशन आपको मिल गया। ठीक है बेटा, तो आयनन विभव प्रथम आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव और तृतीय आयनन विभव या एन आयनन विभव होता है। इसे हम कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या कहते हैं बेटा, सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि आईपी, सक्सेसिव आईपी। ठीक है बेटा, लगातार निकाल रहे हैं एक एटम से तो इसे कहेंगे सक्सेसिव आईपी। ठीक है बेटा, तो सक्सेसिव आईपी में हमने ये देखा, प्रथम आयनन विभव यानी कि आईपी फर्स्ट कम होता है सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि आईपी सेकंड से, और आईपी सेकंड कम होता है आईपी थर्ड से। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब करते हैं हम कंपैरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एटम्स। ठीक है बेटा, अब करेंगे स्टार्ट। अब देखो बेटा, क्या करते हैं, तुलना करते हैं कौन से एटम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, कौन से का ज्यादा। तो तुलना कैसे करें, तुलना करने के लिए हमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में कुछ पता तो होना चाहिए, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो कुछ रूल हैं, ये रूल लिख लेते हैं, उसके बाद कंपैरिजन करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए कुछ क्या है, रूल है। ये रूल बहुत बढ़िया करके हम लिखे हैं, ये आप देख लेना। पहला रूल क्या है बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले जिन भी एटम्स में आईपी कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो देखो, नंबर दूसरी बात है 1s2 तथा P6 ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका भी आएगा उसे क्या मानते हैं, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मानते हैं,
फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या मानते हैं बेटा? फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मानते हैं केवल 1s2, बट 2s2 नहीं लिखा है, केवल S 1s2 को ही फुलफिल्ड मानते हैं। और P6 का मतलब है चाहे 2p6 हो, चाहे 3p6 हो, चाहे 4p6 हो, मतलब यहां पे संख्या ना लिखी है, यहां पे संख्या लिखी है 1, ठीक है। तो 1s2 फुलफिल्ड होता है और p6 कोई सा भी हो, 2p6 हो, चाहे 3p6 हो, चाहे 4p6 हो, उन कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या मानते हैं? फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मानते हैं। और जिनका बेटा फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा कठिन होता है, अर्थात हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आईपी उनका सबसे अधिक होता है। तो क्या लिखेंगे? फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। ये क्या होता है? फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसके लिए आईपी मैक्सिमम होता है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आईपी क्या होता है? मैक्सिमम, अर्थात अधिकतम होता है, सबसे ज्यादा मान इनका, ठीक है बेटा। पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखा कहां 1s2 और कहां p6 है। यदि कहीं आया तो उनके आईपी का मान जो होगा मैक्सिमम होगा, सबसे अधिक होगा। तीसरा रूल क्या है? तीसरी बात क्या देखनी है बेटा कंपैरिजन के लिए? तीसरी बात है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्या? हाफ फील्ड, फुल फील्ड देख लिया, आप देखेंगे हाफ फील्ड, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं केवल, ठीक है। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो बेटा P3 जो होता है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है? P3। अब 2p3 हो, चाहे 4p3 हो, चाहे 3p3 हो, तो P3 क्या होता है? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। कैसा होता है? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये सब बात लिखते जाना, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। और जिसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके आईपी का मान, उसके आईपी का मान जो होता है बेटा, आईपी की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 यूनिट बढ़ जाती है, 1 यूनिट बढ़ जाती है, ठीक है बेटा। इनके आईपी का मान 1 यूनिट बढ़ जाएगा, 1 इकाई बढ़ जाएगा दूसरों से, दूसरे आइटम से, ठीक है बेटा। चौथी बात क्या है बेटा? चौथी बात है बेटा शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट देखना है हम, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का दूसरा नाम लिखवाया था हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। फिर देखना है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है बेटा? ये बताइए न्यूक्लियस के पास कौन से ऑर्बिटल सबसे नजदीक होते हैं? एस, उससे अधिक दूरी पर पी, उससे अधिक दूरी पर डी, और सबसे अधिक दूरी पर एफ होते हैं। तो अर्थात न्यूक्लियस के जो ज्यादा पास हैं वो वाले इलेक्ट्रॉन, यानी कि एस इलेक्ट्रॉन सबसे पास, पी इलेक्ट्रॉन उससे दूर, डी इलेक्ट्रॉन उससे दूर, और एफ इलेक्ट्रॉन सबसे दूर होंगे। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के पास हैं, उन इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होगा? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे अधिक होगा, इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे कठिन होगा, सबसे कठिन होगा। इसका मतलब सबसे अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी हमें वहां पे, ठीक है बेटा। सबसे अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी तो आईपी का मान सबसे अधिक होगा। इसलिए शील्डिंग इफेक्ट में देखना है एस इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए आईपी का मान सबसे ज्यादा होता है, उससे कम पी का, उससे कम डी का, और सबसे कम एफ का। दिख रहा है? यह है आपका शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो आईपी का मान सबसे ज्यादा है, पी में है तो उससे कम, डी में है तो उससे कम, और एफ में है तो सबसे कम, ठीक है बेटा। 4 बातें हो गई। पांचवी और लास्ट बात, जब बेटा कंपैरिजन इन सबसे ना हो तब लास्ट में देखते हैं हम एटॉमिक नंबर। क्या? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। तो बेटा एटॉमिक नंबर में क्या लिखने हैं? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसके आईपी का मान ज्यादा। एटॉमिक नंबर ज्यादा का मतलब क्या हुआ? एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। तो प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। और जब पॉजिटिव चार्ज जाता है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का फोर्स भी ज्यादा होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन होगा और इसलिए आईपी का मान भी अधिक होगा, ठीक है बेटा। तो एटॉमिक नंबर देखना, तो एटॉमिक नंबर में क्या लिखेंगे?
क्या लिखेंगे, हायर द एटॉमिक नंबर, हायर द एटॉमिक नंबर, हायर विल बी आईपी। ठीक है बेटा, यानी कि जितना अधिक परमाणु क्रमांक होगा उसका उतना अधिक क्या होगा, आयनन विभव होगा। ये 5 हमने बातें लिखवाई हैं, इन्हीं 5 बातों को ध्यान में रखते हो और क्रम से, जैसे क्रम है उसी क्रम से तुलना करनी है, उसी क्रम में तुलना करेंगे। देखते हैं अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसे हम कंपेयर करते हैं। ठीक है बेटा, ये उतार लीजिए, 5 बातें लिखवाई हैं। पहली बात है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। सबसे पहले 2 एटम है, उनके बीच में कह रहा हूं कंपेयर करो, तो सबसे पहले उनका एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। ठीक है, उसके बाद उनमें देखो कहां पे फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है, जहां फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका मैक्सिमम हो जाएगा, खत्म। ठीक है, उसके बाद अगर ये केस नहीं आया तो तीसरा केस देखो, हाफ फील्ड वाला केस तो नहीं है, अर्थात P3 2P3 3P3 4P3 तो कहीं पे नहीं है, क्योंकि अगर हाफ फील्ड होगा तो उसका 1 यूनिट बढ़ जाएगा दूसरे से, इसका मतलब उसका आईपी ज्यादा हो जाएगा। चौथा देखना सील्ड इफेक्ट, जब ये दोनों काम ना करें तो चौथा, सॉरी तीनों काम ना करें तो सील्ड इफेक्ट। एस में तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, पी ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी में तो नहीं है, एफ में तो नहीं है। अगर एस में होंगे तो अधिक पी से, और पी में होंगे तो डी से अधिक, और डी में होंगे तो एफ से अधिक होगा। ठीक है, जब ये तीनों रूल फॉलो ना हो तब देखते हैं हम एटॉमिक नंबर। हायर द एटॉमिक नंबर हायर विल बी आयनाइजेशन पोटेंशियल। हो गया, अब देखते हैं कंपेयर करके। अब क्वेश्चन लिख लो बेटा, अब आप क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल पर। ठीक है, आईपी पर। ठीक है बेटा, यह है आपका क्वेश्चन, कंपेयर आयनाइजेशन पोटेंशियल, कंपेयर आईपी ऑफ किस किस का करूं बेटा, चलो कार्बन एंड नाइट्रोजन का करूं, कार्बन एंड नाइट्रोजन, कार्बन तथा नाइट्रोजन के आईपी की तुलना कीजिए। आईपी की तुलना करने का मतलब नहीं आईपी फर्स्ट ही देखना है, अगर सेकंड की करता तो सेकंड लिखता, फर्स्ट नहीं लिख रहा। ठीक है बेटा, तो कंपेयर आईपी ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, सी मतलब कार्बन, एंड मतलब नाइट्रोजन, तो कार्बन तथा नाइट्रोजन के आईपी की तुलना कीजिए। ये क्वेश्चन एक बार देखिए आप और ट्राई करिए। ठीक है, 1 मिनट ट्राई करो, ट्राई कर लिया, आप देखते हैं हम। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे हमने क्या बताया, पहली बात जिनमें तुलना करने है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो करो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 नाइट्रोजन के साथ करो 1s2। अब आप लास्ट वाला जो नियम था, ज्यादा एटॉमिक नंबर ज्यादा क्या आईपी, ये वाला कौन, वो मत लगाने देना, ये तो सबसे लास्ट में देखना है, जब तीनों बात ऊपर वाली जो तीनों रूल थे वो फॉलो ना करें तो। ठीक है, उनसे ना हो पाए तो कंपैरिजन, तो सबसे पहले जो रूल लिखवाए स्टार्टिंग से उन रूलों को एक एक करके देखना है। ठीक है, अप्लाई करके। अब देखो, पहले सबसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p2 हो गया, इसका करो 1s2 2s2 2p3 कर दिया। अब देखो दूसरी बात जो थी फुलफिल्ड, देखिए बेटा हमने यहां तक लिख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा और नाइट्रोजन का। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। दूसरा रूल था क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको क्या कंपेयर करना है, क्या देखना था, आपको देखना था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहीं फुलफिल्ड तो नहीं, तो दूसरा लिखा फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। देखो तो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन देखा, तो कॉन्फ़िगरेशन केवल लास्ट वाला देखेंगे, शुरू वाला नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल से निकाल रहे हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल से। तो ये देखो यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, तो 2p2 और 2p3 क्या ये फुलफिल्ड होते हैं, नहीं। फुलफिल्ड तो हमने कौन से बताए थे, 1s2 तथा p6, p कोई सा भी हो, तो इन दोनों में से कोई नहीं है, यानी कि इन कॉन्फ़िगरेशन में तो कोई सा नहीं है, इसलिए फुलफिल्ड नहीं है, इसलिए इस वाले फैक्टर से कंपेयर नहीं हुआ। फिर फुलफिल्ड देखने के बाद क्या देखते हैं हम, तीसरा रूल जो बताया था, हमने बताया था कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन देखो, तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो देखा
हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन दिखाई दिया बेटा, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन हैगा ना बेटा, हैगा, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है, कहाँ है, यहाँ पे बेटा। हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन कौन सा बताया था, NP3, केवल P3 होता है हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन, चाहे वो 2P3 हो, चाहे 3P3 हो, चाहे 4P3, तो 2P3 है, यानी कि ये हाफ फील्ड है। क्या है ये बेटा, हाफ फील्ड। अब जैसे हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन मिल गया तो इस बेस पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताया था बेटा, हाफ फील्ड जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है उनके आईपी का मान 1 यूनिट बढ़ जाता है। अब 1 यूनिट बढ़ गया, यानी किससे बढ़ गया, इसलिए कार्बन से ज्यादा किसका हो गया, नाइट्रोजन का आईपी हो गया, तो ये आईपी का ऑर्डर हो गया। ठीक है बेटा, ये हो गया खत्म, ये क्वेश्चन होगा सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से बेटा, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो, स्टार्टिंग से कर लेते हैं बेटा। हीलियम और लिथियम के में, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, लिथियम का 3, कंपेयर करो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 1s2, इसका 1s2 2s1, तो लास्ट वाला देखना है, इसमें तो लास्ट ही है, एक ही सेल होती है। ठीक है बेटा, तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया, उसके बाद फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन देखना कहीं फुलफिल्ड तो नहीं है, तो बेटा इसमें तो फुलफिल्ड है, क्योंकि हमने 1s2 को क्या कहा था, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो 1s2 फुलफिल्ड है। तो आपको ये पता होगा जिन भी एटम का फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है उनके आईपी का मान तो मैक्सिमम होता है, यानी कि सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ तो दूसरा है, तो दूसरे से ज्यादा नहीं होगा, तो आईपी ज्यादा हो गया, ये बड़े का चिन्ह है, तो आईपी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, खत्म। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जरा बेटा, तीसरा क्वेश्चन देखें आप, हीलियम लिथियम में करिए, आप लिथियम और बेरिलियम में करो, लिथियम और बेरिलियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसका 4। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, 1s2, ठीक है, 2s2, तो 2s2 नहीं हो सकता, 2s1, क्योंकि 3 है, इसमें 1s2 2s2, तो लास्ट ये है, यानी कि 2s1 आया, 2s2 आ गया। तो सबसे पहले फुलफिल्ड देखा, फुलफिल्ड कहीं नहीं मिला, क्योंकि 1s2 फुलफिल्ड मानते हैं, 2s2 नहीं, ये फुलफिल्ड नहीं है, 1s2 केवल फुलफिल्ड होता है, P6 कोई सा भी हो, ठीक है, तो फुलफिल्ड नहीं है। अब हाफ फील्ड देखा, हाफ फील्ड भी कोई सा नहीं, क्योंकि P3 को हाफ फील्ड बोलते हैं केवल, तो P3 का इसमें आया है। दूसरा भी खत्म हो गया, उससे भी नहीं सॉल्व हो रहा। तीसरा देखते हैं, फिर क्या देखते हैं बेटा, उसके बाद पेनिट्रेशन। क्या बेटा, पेनिट्रेशन, कहीं पेनिट्रेशन इफेक्ट तो नहीं है, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट कब लगता है, s इलेक्ट्रॉन, p इलेक्ट्रॉन, d इलेक्ट्रॉन, f इलेक्ट्रॉन, यानी कि s ऑर्बिटल में हो, p में, d में और f में, यहाँ तो दोनों इलेक्ट्रॉन s में, तो पेनिट्रेशन से भी ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लास्ट जो हथियार बताया था बेटा, जब कोई नियम फॉलो ना हो तो एटॉमिक नंबर देखते हैं, तो एटॉमिक नंबर देख लो, इसका 3 है, इसका 4, तो हमने बताया जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसका आईपी का मान ज्यादा है, तो किसका ज्यादा होगा, बेरिलियम का, खत्म। ठीक है, बेरिलियम का ज्यादा। अब क्वेश्चन सॉल्व करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बेरिलियम और बोरॉन में, इसका 4, इसका 5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करा 1s2 2s2, इसका 1s2 2s2 और 2p1, तो इससे कंपेयर करना है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला है, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p1 वाला है। ठीक है, हो गया। अब देखो जरा, फुलफिल्ड कोई नहीं है, हाफ फील्ड कोई नहीं है, फिर पेनिट्रेशन, हाँ पेनिट्रेशन है, यहाँ पे s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन है और इसमें से p ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, यहाँ पे s से निकालें, तो p से निकालना आसान होता है s की कंपेयर में, तो यहाँ कठिन होगा, तो ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसका मतलब बेरिलियम का ज्यादा हो गया बोरॉन से, खत्म। ठीक है बेटा, अब बेटा यहाँ पेनिट्रेशन सील्डिंग इफेक्ट लग रहा है, सील्डिंग इफेक्ट, सॉरी। अब देखो बोरॉन और कार्बन में, देखिए बेटा बोरॉन और कार्बन में, ठीक है, 3 ले लेते हैं, 3 देखते हैं, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा, बोरॉन का 2p1, इसका 2p2 और इसका 2p3, लास्ट इलेक्ट्रॉन दिखाने बस, अब 3 हो गया। अब देखो हाफ फुलफिल्ड वाला कोई केस नहीं है, हाफ फील्ड वाला केस देखिए, हाँ ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड वाले का एक अधिक हो जाता है, तो इसका अधिक है, मतलब पहले इन दोनों में कंपेयर कर लें, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड वाले नहीं है, फुल फील्ड वाले नहीं है, शील्डिंग इफेक्ट नहीं लग रहा, क्योंकि दोनों पी में है, तो एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा है उसका क्या
आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा, इसका 5 होता है, इसका 6, इसका 7। तो एटॉमिक नंबर कार्बन का ज्यादा है, इसलिए इससे ज्यादा होगा ये, यानी कि बोरॉन से ज्यादा किसका होगा, कार्बन। अब कार्बन और नाइट्रोजन में कंपेयर करो तो ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड वाले का एक ज्यादा होता है, तो इससे ज्यादा तो इसका नाइट्रोजन का है ही। ठीक है बेटा, ये हो गया ऑर्डर, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में करें। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, इसका 2p3, इसका 2p4। सबसे पहले फुल फील्ड देखो, कोई सा फुल फील्ड नहीं, फिर हाफ फील्ड देखो, हाँ ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड का एक अधिक हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन से ज्यादा हो गया, खत्म। तो नाइट्रोजन का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। ठीक है, अगला देख लें, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में सबसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, इसका 8, इसका 9, तो 2p4, इसका 2p5। कहीं भी फुल फील्ड वाला केस नहीं है, कहीं भी हाफ फील्ड वाला केस नहीं है, कहीं भी सील्डिंग इफेक्ट वाला केस नहीं है, क्योंकि दोनों पीपी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो क्या देखेंगे, सब हथियार फेल, सब रूल फेल, तो एटॉमिक नंबर वाला, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका आईपी ज्यादा, तो ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का, इसलिए फ्लोरीन का ज्यादा है। ठीक है बेटा, हो गया ये क्वेश्चन। अब बेटा घर के लिए एक क्वेश्चन नोट करो बेटा, एक क्वेश्चन नोट करो। अच्छा नियोन में देखें, फ्लोरीन और नियोन, एक बात ये और देख लें, फ्लोरीन और नियोन, ये 9 और ये 10, इसका 2p5 और इसका 2p6। तो सबसे पहले क्या देखो, कंपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले फुल फील्ड वाला केस, तो बेटा यहाँ फुल फील्ड वाला केस आ गया, खत्म। फुल फील्ड वाले का क्या होता है, मैक्सिमम होता है, इसका तो सबसे अधिक होगा, इससे छोड़ो सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो ये ज्यादा हो गया, खत्म हो गया बेटा। हाँ, अब बेटा एक क्वेश्चन करके लिए करो, उसके बाद इसका रिमेनिंग पार्ट हम अपनी अगली वीडियो, यानी कि अपने अगले लेक्चर नंबर 12 में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए क्वेश्चन है बेटा, अरेंज the following atoms in increasing order of their IP, यानी कि अग्रलिखित परमाणुओं को उनके आयनन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हिंदी लिख लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो ये कौन कौन से अग्रलिखित एटम में लिख देते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये हीलियम भी ले लो, चलो हीलियम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एटॉमिक नंबर लिख दिए। अब इनकी कंपेयर करना है, ठीक है। ये कंपेयर करके बेटा आंसर अपना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, हमें सेंड कर देना, ठीक है बेटा। आंसर ये आप रख लेना अपने पास, हम कल बेटा इसका आंसर आपको देंगे, ठीक है बेटा। फिर आप मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। बेरिलियम है, ये बोरोन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ठीक है, बीई है, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन आप करके देखना, ठीक है। हमने इन दोनों का कर दिया था, फिर इन दोनों का कर दिया था, फिर इन दोनों का, 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 ऐसे करके तो कर दिया था। अब सबको एक साथ व्यवस्थित करके देखते हैं, ठीक है बेटा। तो ये होगा आपका आज का क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच बेटा।